हेलो एस्पिरेंट्स, आई एम आभास माथुर। कैसे हैं आप लोग? आज है अपनी यूपीएससी सीरीज 2027 का पार्ट 10। देखो, जून भी खत्म होने को आ रहा है। अगर आप लोग अभी से सीरियस प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करेंगे तो आप प्रिपरेशन ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि ये जो टाइम होता है ना, यही आपकी रिदम बनाता है प्रिपरेशन की। ये जो इनिशियल टाइम होता है ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम होता है। एंड समय में तो सभी पढ़ते हैं, पर पेपर वही निकालते हैं जो इनिशियल टाइम पे पढ़ते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अभी से अपनी पढ़ाई प्रॉपर करें। जैसा आप प्रीलिम से पहले करते थे ना, उतनी ही पढ़ाई आपको अभी से करनी है। ठीक है? नोट्स बनाते रहें, हर चीज फॉलो करते रहें। ठीक है? तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर अपन लोग। एक बार ये जानवर देखिए आप लोग, कितना विचित्र सा जानवर है ना ये किसी एंगल से तो भालू लग रहा है, किसी एंगल से ये बिल्ली लग रहा है। तो ये भालू है या बिल्ली है? ये दोनों है। ये है बियर कैट। इसका नाम है बिनट्यूरोंग। बिनट्यूरोंग को बियर कैट भी बोला जाता है क्योंकि ये भालू और बिल्ली दोनों जैसा दिखता है थोड़ा थोड़ा। ये ना अपने नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में मिलता है। नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के साथ साथ ये नेपाल में मिलता है, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में मिलता है, और थोड़ा इंडोनेशिया में मिलता है, सुमत्रा जावा वाले इलाके में। ठीक है? ये मैमल होता है, ये अंडे वंडे नहीं देता। ये एक ओमनिवोर मैमल होता है, ये वेज नॉन वेज दोनों खा लेता है। ठीक है? फ्रूट वगैरह खाता है, चिड़ियाओं के अंडे खा लेता है, ऐसे ही छोटा मोटा ही शिकार करता है। ये शिकार तो छोटा मोटा करता है, पर इसका शिकार बहुत ज्यादा होता है। इसका शिकार होता है इसके मांस के लिए। लोग इसका मीट खाना चाहते हैं, और जादू टोने में भी इस जानवर की बहुत ज्यादा अहम भूमिका है। ऐसा बोला जाता है कि जादू टोने में इसका एक अहम रोल होता है, तो इसका शिकार बहुत ज्यादा होता है। ये तो इसके थ्रेट हो गए, बाकी हंटिंग वगैरह है। और एक हैबिटेट लॉस भी इसका थ्रेट है। जैसे सुमत्रा जावा वाले आइलैंड्स में मिलता है ना, तो इंडोनेशिया में देखो पाम इंडस्ट्री बहुत ज्यादा ग्रो हो रही है। पाम इंडस्ट्री ग्रो हो रही है तो जंगल काट के प्लांटेशन करे जा रहे हैं पाम ट्रीज के। तो उसमें इसकी हैबिटेट लॉस हो रही है, इसलिए भी इनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है। ठीक है? आगे देखते हैं इनके बारे में डिटेल में। ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में आते हैं। आईयूसीएन स्टेटस इनका वल्नरेबल होता है। आइए डिटेल में देखते हैं। बिनट्यूरोंग bear cat. Cat and bear-like omnivore mammal found in dense forests of South and Southeast Asia. It has long, shaggy hair, tufted ear, and a long, bushy tail. Color generally is black and sprinkling of whitish hairs. It is generally nocturnal and crepuscular, active during twilight. It is found most often among the trees, using its prehensile tail as an aid in climbing. देखो, जो बिंट्यूरोंग होता है ना, ये एक ओमनिवोर मैमल होता है। साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में ये मिलता है। इसके शरीर पे बाल होते हैं, इसके कानों पे भी टफ्ड ईयर्स होते हैं। और इसकी जो टेल होती है ना, वो एक बहुत खास टेल होती है। लंबी होती है काफी, और उसमें बाल बाल होते हैं। अब देखो, इन्होंने ना उस टेल को इतना ट्रेन कर लिया, इतना अच्छे से उसको मॉडर्न वेपन की तरह इस्तेमाल करते हैं। अब ये टेल से भी काफी सारे काम कर लेते हैं, चीज वीज पकड़ लेते हैं। पेड़ पे चढ़ने पे भी आसानी होती है इनको इस टेल की वजह से। जब ये अपनी टेल को मॉडिफाई कर लेते हैं ना, कि उसके हाथ की तरह ही यूज कर सकें, तो उस टेल को बोला जाता है प्रीहेंसाइल टेल, जिसकी मदद से ये पेड़ वेड़ पे भी चढ़ते हैं। ये पेड़ पे ही रहना पसंद करते हैं। ये दिन में तो सोते रहते हैं, रात को और शाम के समय ही एक्टिव होते हैं। ये नॉक्टर्नल होते हैं, क्रेस्पेस्कुलर होते हैं। ठीक है? इनका हुलिया याद रख लो एक बार, कि इनकी जनरली काले रंग के होते हैं, और कुछ व्हाइट व्हाइट हाल बाल होते हैं इनके शरीर पे। इट फीड्स मेनली ऑन फ्रूट सच एज फिग्स, बट इज आल्सो takes eggs and small animals. In some areas, binturongs are tamed and have reported as being affectionate pets. लोग इनको पेट की तरह भी रखते हैं। The binturong is threatened by habitat loss due to logging and agribusiness, especially the oil palm industry. It is also hunted for bushmeat, traditional medicine, and the pet trade. Its range extends from Nepal, India, Sumatra, Java. IUCN status vulnerable, ये रेड लिस्ट में आते हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में आते हैं। ठीक है? वही जो मैं बोल रहा था वही सब है इनका। अब देखो क्या क्या याद रखना है आपको बिनट्यूरोंग से। बिनट्यूरोंग एक भालू और बिल्ली जैसा बियर कैट है। ठीक है? ये नेपाल में मिलता है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मिलता है, सुमत्रा में मिलता है, जावा में मिलता है।
ये आईसीएन स्टेटस इसका वल्नरेबल है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट शेड्यूल 1 के ये शेड्यूल 1 में आते हैं। ठीक है, ये काले रंग के होते हैं, थोड़े थोड़े सफेद बाल होते हैं इनके ऊपर। ये पेड़ों पे ही रहना पसंद करते हैं। पेड़ पे चढ़ने के लिए इन्होंने अपनी टेल को ट्रेन कर लिया है, प्रीहेंसाइल टेल होती है इनकी, ये बात याद रखनी है आपको। ये रात को एक्टिव होते हैं, नॉक्टर्नल होते हैं, और शाम को एक्टिव होते हैं, क्रिस्पेस्कुलर होते हैं। ठीक है, और ये ओमनिवोर्स होते हैं, फ्रूट वगैरह खाते हैं, फिक्स वगैरह खाते हैं, अंडे वंडे खा लेते हैं जानवरों के। इनको लोग पालतू भी बना लेते हैं, इनका शिकार भी करते हैं, इनके मीट को भी खाते हैं। ठीक है, जादू टोने में भी इनका इस्तेमाल करा जाता है, वगैरह वगैरह। ट्रेडिशनल मीट में भी इनका इस्तेमाल करा जाता है, ट्रेडिशनल मेडिसिन में भी इनका इस्तेमाल करा जाता है। एक पाम इंडस्ट्री के एक्सपेंशन से भी इनकी लाइफ को खतरा है। देखो, ऐसी अजीब अजीब सी प्रजातियों के बारे में सवाल बनाता है यूपीएससी। आपको क्लैरिटी रखनी है कि भाई ये कौन सा जानवर है, इसके बारे में डिटेल्स जाननी है। अब ये बोल देंगे ऐसा कौन सा जानवर है इसकी प्रीहेंसाइल टेल होती है। ये बातें आपको रखनी है याद, एक एक चीज याद रखिएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। एक बार ये इमेज देखिए आप लोग, ऐसा लग रहा है ना कि ये एक वॉल्केनो है। ये है ताफ्तान वॉल्केनो। ये ताफ्तान वॉल्केनो पड़ता है ईरान में, साउथ ईस्टर्न ईरान में पड़ता है, पाकिस्तान की बॉर्डर के पास। ये बहुत ऊंचा वॉल्केनो है, ये लगभग 4000 मीटर ऊंचा है। इसलिए ये न्यूज में है क्योंकि ये ईरान में पड़ता है। ईरान का एक वॉल्केनो है जिसमें एक खास चीज हुई है। ये वॉल्केनो ना पिछले साल भर में 9 सेंटीमीटर ऊंचा हो गया है। ठीक है, तो इससे अंदेशा लगाया जा रहा है कि इसमें कोई एक्टिविटी चल रही है, इससे कुछ ऐश वगैरह निकल रही है, तो उससे ये थोड़ा ऊंचा हो गया 9 सेंटीमीटर पिछले 10 महीने में। लगभग 1 सेंटीमीटर ऊंचा हो रहा है हर महीने। तो न्यूज में है कि भाई क्या एक्टिविटी हो रही है यहाँ पे, और ईरान में एक्टिविटी हो रही है। तो क्या मतलब है, यही सब समझना चाह रहे हैं साइंटिस्ट वगैरह। देखो इसकी फॉर्मेशन कैसे हुई थी। एक यूरेशियन प्लेट थी और एक अरेबिक ओशन प्लेट थी। अरेबियन ओशन की एक प्लेट थी और एक यूरेशियन प्लेट थी। इसमें क्या हुआ, दोनों प्लेटें आपस में मिली। अब ओशन प्लेट तो हैवी होती है कॉन्टिनेंट वाली प्लेट से, तो अरेबियन ओशन प्लेट नीचे चली गई और यूरेशियन प्लेट ऊपर आ गई। तो इस मूवमेंट में ना कोई क्रैक वैक बना होगा, उसमें से लावा वगैरह निकलने लगा होगा। लावा वगैरह निकलने लगा होगा तो उससे कंपोजिट होने लग गई होगी ऐश और लावा। तो उससे मिल मिल के स्ट्रेटो वॉल्केनो बन गया। ये जो ताफ्तान वॉल्केनो है ये कंपोजिट स्ट्रेटो वॉल्केनो है। ठीक है, ये लगभग 7 लाख साल पहले फटा था, ऐसा बताते हैं साइंटिस्ट वगैरह। और ये ईरान में पड़ता है। तो ताफ्तान वॉल्केनो कहाँ है, ये भी सवाल आ सकता है अगले साल यूपीएससी में। वेयर इज ताफ्तान वॉल्केनो रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड, ईरान। या ईरान में कौन कौन से पहाड़ियां हैं, नेम द वॉल्केनो इन ईरान, उसमें ताफ्तान टिक करना पड़ सकता है, 3 और कहीं के बता देंगे। तो आइए देखते हैं इसके बारे में डिटेल में। Taftan volcano. The Taftan volcano in southeastern Iran has risen by about 3.5 inches over a period of 10 months. Location: Mount Taftan is a stratovolcano situated in southeast Iran. साउथ ईस्ट ईरान में पाकिस्तान बॉर्डर के पास ही पड़ता है ये। इसका जो वॉल्केनो टाइप है, देखो वॉल्केनो अलग अलग टाइप के होते हैं, वो मैं आपको फिजिकल ज्योग्राफी में बताऊंगा। ठीक है, कंपोजिट स्ट्रेटोवॉल्केनो है ये बात अभी याद रख लो। ये बना कैसे था? इट वॉज फॉर्म्ड बाय सबडक्शन ऑफ अरेबियन ओशन क्रस्ट अंडर द यूरेशियन कॉन्टिनेंट। कंपोजिट: इट इज बिल्ट ऑफ लेयर्स ऑफ लावा एंड एश। इट वेंट्स थ्रू समिट्स फ्यूमोरलोस, वोल्केनिक वेंट्स दैट इमिट गैसेस। देखो इस स्लाइड से आप लोगों को क्या क्या याद रखना है। ताफ्तान वोल्केनो कहाँ है? ईरान में तो है ही, साउथ ईस्टर्न ईरान में है, पाकिस्तान बॉर्डर के पास। ये आपको याद रखना है। ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि ये पिछले 10 महीने में 9 सेंटीमीटर बढ़ गया है। ठीक है, और ये किस टाइप का वॉल्केनो है? ये कंपोजिट स्ट्रेटो वॉल्केनो है। इसके कंपोजिशन क्या है? लावा और एश से बना है ये। और ये ओरिजिनली कैसे बना था? अरेबियन ओशन क्रस्ट जो था वो यूरेशियन कॉन्टिनेंट वाले प्लेट के नीचे चला गया था। ये यूरेशियन प्लेट थी, ये अरेबियन ओशन की प्लेट थी। तो ये दोनों आपस में टकराई होंगी। ओशन प्लेट हैवी होती है तो वो नीचे चली गई। अब ये ऊपर आ गई यूरेशियन कॉन्टिनेंट प्लेट। इसमें कोई क्रैक व्रैक बना होगा जिसमें से लावा वगैरह निकलने लगा होगा, मैग्मा लावा। तो इसलिए ये वॉल्केनो बन गया। ये भी आपको रखना है याद। ये देखो, इट हैज बिलीव्ड टू हैव बीन डोरमेंट फॉर रफली 7 लाख साल। ये लगभग 7 लाख सालों से डोरमेंट पड़ा है। ये 4000 मीटर के करीब लंबा है। ठीक है, और इसकी जो समिट्स है जिसपे लोग चढ़ते बढ़ते हैं, उनके नाम है नारकू और मटरकू।
अब देखो नारकू मटरकू ये ईरान के किसी वॉल्केनो की समिट्स के नाम है, ताफ्तान वॉल्केनो की। ईरान अच्छे से पढ़ना है। इ- ठीक है। इट फीचर्स एन एक्टिव हाइड्रोथर्मल सिस्टम विद सल्फर एमिटिंग फ्यूमरलोस। इसमें से ना फ्यूमरलोस निकलते रहते हैं। फ्यूमरलोस क्या होते हैं एक बार आपको वो भी अच्छे से समझना पड़ेगा। ठीक है, आइए बताते हैं। अब देखो ये फ्यूमरलोस क्या होते हैं। फ्यूमरलोस आर ओपनिंग इन द अर्थ सरफेस दैट emit steam and volcanic gases serving as indicators of geothermal and volcanic activity। देखो पहाड़ वहाड़ में ऐसे एक ओपनिंग्स होती हैं, खड्डा होता है जिसमें से स्टीम निकल रही, वोल्केनिक गैसेस निकल रही होती हैं। इससे साइंटिस्ट लोगों को पता चलता है कि जियोथर्मल एक्टिविटी है या कोई वोल्केनिक एक्टिविटी है इस पहाड़ के अंदर या इस सरफेस के अंदर। इसे बोला जाता है फ्यूमरलोस। सीधे सवाल आ सकता है यूपीएससी प्रीलिम्स में, फ्यूमर लॉस क्या होता है। बहुत ही अंडर डिस्कस टॉपिक है फ्यूमर लॉस, तो आपको पता होना चाहिए कि फ्यूमर लॉस क्या होता है। ठीक है। फ्यूमर लॉस आर ओपनिंग्स इन द अर्थ सरफेस दैट emit steam and volcanic gases serving as indicators of geothermal and volcanic activity। मतलब ऐसे अर्थ का सरफेस है, उसमें कोई खड्डा है, उस खड्डे में से स्टीम निकल रही है, वोल्केनिक गैसेस निकल रही है। इससे पता चल जाता है कि उस सरफेस के नीचे जियोथर्मल या वोल्केनिक एक्टिविटी है। बाकी माउंट ताफ्तान कहाँ पर पड़ता है ये बात आपको याद रखना है, ईरान में है। सवाल आने के खूब चांसेस हैं। एक बार ये फोटो देखिए आप लोग, ये एक बाइकर खड़ा है उमलिंगला पास पे। ठीक है। ये जो उमलिंगला पास है ना, ये वर्ल्ड की हाईएस्ट मोटरेबल रोड है, कि इससे ऊंचाई पे कोई रोड ही नहीं है दुनिया में। ये पड़ती है लद्दाख में। लद्दाख के ईस्टर्न पार्ट में पड़ती है ये, लद्दाख रेंजेस में पड़ती है ये। इसके पास एक शहर है, इलाका है डेमचोक नाम का। इंडस रिवर बहती है इस पास के पास से। इसको बनाया था बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आती है। किसके तहत बनाया था, एक प्रोजेक्ट था, प्रोजेक्ट हिमंक। तो प्रोजेक्ट हिमंग के तहत बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने वर्ल्ड की हाईएस्ट मोटरेबल रोड बनाई थी, हाईएस्ट मोटरेबल पास बनाया था, जिसका नाम था उमलिंगला पास। ये सी लेवल से 19,024 फीट हाई है। ठीक है, बहुत ऊपर पड़ता है ये। यहाँ पे लोग बाइक वाइक लेकर जाते हैं, मजे करते हैं। ठीक है, आइए डिटेल में देखते हैं इसके बारे में। ये एक बार मैपिंग देख लो इसकी। एलएसी के बहुत पास है ये, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो इंडिया और चाइना के बीच में पड़ती है उसके बहुत पास है। तो इतनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे है, इतनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे है, इसलिए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है ये पास। किस प्रोजेक्ट के तहत, प्रोजेक्ट हिमंग के तहत। ठीक है, मैपिंग देख लेना कहां पर क्या पड़ता है। उमलिंगला पास located at 19,024 feet in the eastern Ladakh along the Ladakh range between Koyal Lungpa and Indus River near Demchok। देखो इंडस रिवर डेमचोक के पास है, इतना याद रख लो, ईस्टर्न लद्दाख में पड़ता है। रेंज याद रखनी है, कौन सा पास कौन सी रेंज पे है वो तो याद ही रखना है। लद्दाख रेंज पे पड़ता है उमलिंगला पास। इट इज ऑल्सो renowned for being the highest motorable road in the world constructed by border road organization under project himang। देखो एक प्रोजेक्ट हिमंग था बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का, उसके तहत बनाया गया था उमलिंगला पास। ठीक है। इसकी जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि इट इम्प्रूव्स द कनेक्टिविटी टू द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इसको बनाया था बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने, जो आती है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर। इट इज a 52-kilometer road that connects Chisumle to Demchok villages. Both these villages lie in the close proximity to the line of actual control LAC and a friction point between India and China। ठीक है, क्या क्या याद रखना है इससे। देखो उमलिंग ला पास, ये थोड़ा गलत है बोलने में, क्योंकि ला का मतलब ही पास होता है। तो या तो उमलिंग ला बोलो या उमलिंग पास बोलो। ठीक है, क्योंकि ला का मतलब ही वहां की लोकल लैंग्वेज में पास होता है। क्या क्या याद रखना है स्लाइड से आप लोगों को उमलिंगला के बारे में। उमलिंगला कहाँ है, लद्दाख में है, लद्दाख के ईस्टर्न पार्ट में है। कौन सी पहाड़ियों पे पड़ता है उमलिंगला, उमलिंगला पड़ता है लद्दाख रेंज पे। ठीक है, कौन सी रिवर बहती है उसके पास से, इंडस रिवर बहती है। इसकी हाइट कितनी है उमलिंगला की, 19,024 फीट हाई है ये। ठीक है, खासियत क्या है, वर्ल्ड के हाईएस्ट मोटरेबल रोड है। किसने बनाया था, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया था, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आती है। किसके तहत बनाया था, एक प्रोजेक्ट था बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का, प्रोजेक्ट हिमंग, उसके तहत बनाया था। ये जरूरी क्यों है, क्योंकि ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बहुत पास है, तो जियो स्ट्रेटेजिक बहुत ज्यादा लोकेशन है ये। चलिए आगे देखते हैं इसके, और एक खास बात है इससे रिलेटेड। अब देखो अभी अपन ने पढ़ा उमलिंगला के बारे में, कि उमलिंगला वर्ल्ड की हाईएस्ट मोटरेबल रोड है।
पर ये अभी कुछ समय तक ही है, क्योंकि अभी एक और प्रोजेक्ट चल रहा है, लिकारू मिगला फुकचे रोड। वो कुछ टाइम में जब कंप्लीट हो जाएगा ना, वो बन जाएगी वर्ल्ड की हाईएस्ट मोटरेबल रोड। वो कुछ 376 फीट हाई होगी उमलिंगला से। उसका नाम होगा मिगला, और ये और ज्यादा स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर है। ये एलएसी से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर होगा। ठीक है, तो एक बार इसके बारे में भी रीड कर लेते हैं। अभी ये प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन ही है, जब डेवलप होगा, चालू होगा, फिर इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी एक बार रीड कर लेते हैं। लिकारो मिगला फुकचे रोड, इट इज लोकेटेड क्लोज टू हैनले इन ईस्टर्न लद्दाख। ये भी ईस्टर्न लद्दाख में ही पड़ता है, वो डेमचोक के पास था, ये हैनले के पास है। The 64-kilometer long road will connect Likaru to Fukche, situated 3 kilometers from the line of actual control. Once completed, it will be the world's highest motorable road at the height of 19,400 feet in Migla. अब देखो once completed लिखा है। आप तो उमलिंगला को ही याद रखो कि वो वर्ल्ड की हाईएस्ट मोटरेबल रोड है, क्योंकि जब तक ये कंप्लीट होगा आपकी पढ़ाई के साल खत्म हो जाएंगे। ठीक है, दिस वुड ऑल्सो प्रोवाइड एन alternate land connectivity route to the Fukche Advanced Landing Pad, which is only 2.5 km away from the LAC. It is the first project in India to be carried out entirely by an all-women road construction company. It is led by 5-member all-women border road task force. ठीक है, जो ये बना रहे हैं ना, ये पूरी वुमेन वाली कंपनी ही है। 5 जनों की मतलब टीम बनी है ये, जिसका नाम है ऑल वुमेन बॉर्डर रोड टास्क फोर्स। ठीक है, अब आपको याद रखना है लिकारो मिगला फुकचे कहाँ पर है। ये ईस्टर्न लद्दाख में है, हैनले के पास है। ये एक प्रोजेक्ट चल रहा है, जब ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा तो ये वर्ल्ड के हाईएस्ट मोटरेबल रोड हो जाएगी मिगला, 19,400 फीट हाई। ये एलएसी के बहुत पास है, और जो कंपनी इसको बना रही है वो ऑल वुमेन रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी है। उसमें सारे एम्प्लॉयज वुमेन है, ये बात भी रखनी है आपको याद। ठीक है, एक बार लोकेशन देखें। ये देखो, ये भी कौन बना रहा है, ये भी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ही बना रही है। ठीक है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में जो डिपार्टमेंट है उसमें सारी महिलाएं हैं। ठीक है, ये एलएसी के बहुत पास पड़ता है, देखो कितना पास है। उमलिंगला से भी पास पड़ रहा है ना ये एलएसी के, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के। इमेज देखिए एक बार आप लोग, इसमें एक इंसान दूसरे इंसान को पैसे दे रहा है, और दूसरी इमेज में बवंडर आ गया, पैसे उड़ रहे हैं, सब कुछ तबाह हो गया। ऐसा ही कुछ होता है बेगर दे नेबर पॉलिसी में। बेगर दे नेबर पॉलिसी में क्या होता है, एक देश दूसरे देश या दूसरे देशों से पैसे लेता है अपनी इकोनॉमिक कंडीशन सुधारने के लिए। ठीक है, एक देश दूसरे देश से पैसे लेता है अपनी इकोनॉमिक कंडीशन सुधारने के लिए, पर इकोनॉमिक कंडीशन सुधरती नहीं है, उल्टा बवंडर आ जाता है। सिर्फ उस देश में नहीं, पूरी दुनिया में ही आ जाता है, क्योंकि ग्लोबल ट्रेड एकदम डिस्टर्ब हो जाता है। करेंसी को भी ये लोग मैनिपुलेट करते रहते हैं। इनिशियली तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है कि पैसा आया है तो कुछ इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ती है, पर वो रियल इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होती। किसी और के पैसे पे आपकी ग्रोथ नहीं हो सकती, वैसा ही देशों पे भी लागू होता है। ठीक है, बेगर द नेबर पॉलिसी ये होती है कि एक देश दूसरे देशों के पैसे पे अपनी इकोनॉमिक कंडीशन सुधारना चाह रहा है। जैसे पाकिस्तान, जैसे आपका नेबर है ना पाकिस्तान, और वो बेगर द नेबर पॉलिसी भी अपनाता है, तो वैसे ही है बेगर द नेबर पॉलिसी। आइए रीड करते हैं इसके बारे में। बेगर द नेबर पॉलिसीज refer to economic policies adopted by a country to improve its own economic situation at the expense of other nations. ठीक है, एक देश ने अपनी नीति ही ऐसी बना ली है कि वो अपनी इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव करना चाह रहा है दूसरे देशों के पैसे पे। जैसे पाकिस्तान भी पैसे लेता रहता है ना पूरी दुनिया से, तो पाकिस्तान भी फॉलो करता है बेगर द नेबर पॉलिसीज। A beggar the neighbor policy is an economic strategy through which a nation attempts to solve its domestic economic problems such as unemployment or inflation by implementing measures that intentionally worsen the economic conditions of other countries. पैसे देने वाले ही बर्बाद हो जाते हैं इस चक्करों में। These policies are usually implemented during economic crisis and often lead to retaliatory actions worsening global economic conditions. अब देखो, जिस देश ने पैसा दिया उसको, अब वहां पे कंट्रोल तो हुई नहीं, इकोनॉमिक सिचुएशन और बुरी हो गई, तो जिस देश ने पैसा दिया उसको वापस नहीं आ रहा, तो उसकी इकोनॉमिक कंडीशन भी बुरी हो जाती है। इसके कुछ फैक्टर्स होते हैं, जैसे प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स, इसमें ये ट्रेड वगैरह बहुत ज्यादा रोक देते हैं। ये इंपोर्ट तो बिल्कुल ही रोक देते हैं, सिर्फ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी चलाते हैं।
कॉम्पिटेटिव करेंसी डिवैल्यूएशन, ये अपनी करेंसी को गिराते रहते हैं, मैनिपुलेट करते रहते हैं। यूनिलेटरल इकोनॉमिक पॉलिसीज हो जाती हैं, ट्रेड बिजनेस एकदम डिसरप्ट हो जाता है। ठीक है, तो आपको समझना है बेगर द नेबर पॉलिसीज क्या हैं। ये वो पॉलिसी होती है, ये एक तरह की इकोनॉमिक पॉलिसी होती है जो एक कंट्री अपनाती है अपनी इकोनॉमिक सिचुएशन को इंप्रूव करने के लिए किसी और देश के पैसे पे। ठीक है, तो आपको यूपीएससी में सीधा सवाल आ जाएगा बेगर द नेबर पॉलिसी, और फिर उसकी डेफिनेशन पूछ लेंगे। बेगर द नेबर पॉलिसी रेफर्स टू, बेगर द नेबर पॉलिसी मींस, फिर उसमें 4 स्टेटमेंट आ जाएंगे, आपको सबसे सही एक्यूरेट स्टेटमेंट चूज करना होगा। ठीक है, तो आप इसको क्लियर करिए कि एक तरह की इकोनॉमिक पॉलिसी है जिसमें एक देश अपनी इकोनॉमिक सिचुएशन इंप्रूव करना चाहता है किसी और देश के पैसे पे। ठीक है, ये मैप देखिए एक बार आप लोग, ये मैप है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ ऑफ इक्वेटर पड़ता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया से भी पास होता है। इंडिया के 8 स्टेट से पास होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। वो 8 स्टेट्स हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। देखो ये 8 स्टेट्स आपको याद रखने हैं जिनसे क्रॉस होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसमें वेस्टर्न मोस्ट स्टेट है गुजरात और ईस्टर्न मोस्ट स्टेट है मिजोरम। ठीक है, आपको इनका ऑर्डर भी याद रखना है। तो वेस्ट से ईस्ट में कैसे होगा? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। और ईस्ट टू वेस्ट होगा मिजोरम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। ठीक है, तो देखो इसका ऑर्डर पूछ सकती है यूपीएससी कि अरेंज द इंडियन स्टेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इन विच ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस। ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट आ सकता है, या ये 6-7 राज्यों का नाम दे देंगे, उसमें से आपको मैचिंग करनी होगी कि किन किन में से पास होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। देखो फिजिकल ज्योग्राफी से सवाल तो आते ही हैं, तो यहाँ से भी इंडियन ज्योग्राफी से सवाल आ सकता है। 8 स्टेट से पास होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और माही रिवर इकलौती ऐसी रिवर है इंडिया में जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को कट करती है 2 बार। ऐसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है तो माही रिवर एक बार इसके ऊपर जाती है फिर नीचे आती है। ठीक है, तो ये एक फैक्ट है, ये भी आपको याद रखना है। और एक और फैक्ट इस फोटो में गिवन है कि नियरेस्ट सिटी टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज उदयपुर इन त्रिपुरा। देखो उदयपुर एक राजस्थान में भी है, पर जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के सबसे पास सिटी है ना वो है त्रिपुरा वाला उदयपुर। राजस्थान से भी निकलता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, राजस्थान में भी उदयपुर है। त्रिपुरा से भी निकलता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, त्रिपुरा में भी उदयपुर है। पर त्रिपुरा वाला उदयपुर नियरेस्ट सिटी है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से। ठीक है, आइए आगे देखते हैं डिटेल में। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर स्टेट्स थ्रू विच इट पासेस इन इंडिया। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू 8 स्टेट्स इन इंडिया। वेस्ट टू ईस्ट बता रहा हूँ, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। The Tropic of Cancer 23.5 degree north passes through 8 Indian states गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ये 8 स्टेट याद रखने हैं, वेस्ट टू ईस्ट याद रखने हैं। देखो इस स्लाइड से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा स्टेट कहाँ पड़ता है। एक बार तो यूपीएससी ने यही पूछ लिया था कि इंडिया का वेस्टर्न मोस्ट स्टेट कौन सा है। इतने आसान सवाल भी यूपीएससी पूछ लेती है और कुछ लोग गलत करके आ जाते हैं। तो जो टॉपिक्स आसान लग रहे हैं वो एक बार पढ़ ही लेने चाहिए कि पेपर में भाई गलत ना हो जाए अपने। ठीक है, थैंक यू। कैसा लगा लेक्चर कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप लोग जरूर से।